जय हिंद गाइस, वेलकम बैक। अभी जो ट्यूमर आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड का जो सबसे डीपेस्ट लेयर है। आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड के दो लेयर होते हैं, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला होता है। तो आप बोलेंगे कि दिस ट्यूमर विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। अब हमको मालूम होना चाहिए कि भाई एड्रिनल मेडुला से बनता क्या है। तो कैटेकोलामिन्स बनते हैं। कैटेकोलामिन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो कैटेकोलामिन्स का मेन फंक्शन होता है फाइट या फ्लाइट फिनोमिनन। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी पे पीछे से आके किसी ने हिट कर दिया, तो एकदम से गुस्सा आ जाएगा। तो भाई आप गुस्से में बाहर निकले अपनी गाड़ी से उससे लड़ने के लिए। तो सामने से जो बंदा निकला दूसरी गाड़ी से, उसके हाथ में हॉकी थी या बंदूक थी। तो भाई फिर तो मैं भाग के वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं उससे नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो फाइट और फ्लाइट फिनोमिनन बेसिकली आपको यही बताता है कि जो एकदम से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है जब हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में होते हैं। तो देखो, अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी। या तो मैं भागने की कोशिश करूंगा, पर मैं अगर नहीं भाग सकता और मैं कॉर्नर हो गया तो फिर मैं लड़ने की कोशिश करूंगा। तो वो जो मुझे सडन पावर देगा, एनर्जी देगा कि मैं सामने वाले को हिट करने की कोशिश करूँ, दैट वुड बी कैटेकोलामीन्स। और आपकी और बॉडी, मेरी बॉडी में जो मेजर कैटेकोलामीन होता है, अगर वो सिर्फ एमसीक्यू में बोलता है व्हाट इज द मेजर कैटेकोलामीन इन अ नॉर्मल पर्सन, मतलब फिजियोलॉजी के परस्पेक्टिव से बात करी जाए, तो 60%, 60% ऑफ ऑल जो टोटल कैटेकोलामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो एपिनेफ्रिन होता है। उसके बाद में नॉर एपिनेफ्रिन होता है, और तीसरे कैटेकोलामिन का नाम होता है डोपामिन, जो कि वेजो डायलेशन करता है। लेकिन जो पहले वाले मैंने तूने दोनों लिखे, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब अगर वो उसका उल्टा करके पूछता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या बनाता है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा क्योंकि ट्यूमर है और ट्यूमर हमेशा गड़बड़ करता है, वो फिजियोलॉजी के उल्टा काम करेगा। नॉर्मल पर्सन की बॉडी में मेजरली जो सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन है वो एपिनेफ्रिन है। लेकिन फियोक्रोमोसाइटोमा में अगर वो बोलता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी व्हाट इज द मेजर सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन इन अ फियोक्रोमोसाइटोमा, आपका आंसर होगा नॉर एपिनेफ्रिन। अगर मैं फिगर्स बोलूं तो तकरीबन 80% जो फियोक्रोमोसाइटोमास होते हैं वो नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग होते हैं। इसके कंपैरिजन में जो मैंने इससे पहले फिगर बोली थी, दैट वाज फॉर एड्रिनल मेडुला, एपिनेफ्रिन अबाउट 60%। एंड एज अ सेड की जो लोकेशन ऑफ द ट्यूमर है दैट इज गोना बी डीप इनसाइड, तभी तो हमें स्पेशल स्कैन्स की जरूरत पड़ती है। अभी मैं उस स्कैन का नाम भी लिखूंगा ताकि हम उस स्कैन को करके पता लगा पाएं, क्योंकि देखो अगर ट्यूमर का साइज क्रिकेट बॉल के जितना बड़ा हो गया, फुटबॉल के जितना बड़ा हो गया, फिर तो अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाएगा। लेकिन आज की डेट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्यूमर अगर छोटा सा भी है, जैसे अगर मैं इसी डायग्राम में जूम इन करूं, तो आप जो ग्रीन से देख रहे हैं वो एड्रिनल मेडुला है, और अभी मैं दिखा रहा हूं कि उस एड्रिनल मेडुला के अंदर यहाँ पर ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया। तो वो ट्यूमर का साइज अभी तो इतना छोटा है कि रूटीन सीटी स्कैन या एमआरआई पे भी नहीं आएगा, क्योंकि रूटीन जो सीटी और एमआरआई है वो भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर उसको पकड़ सकता है। अब ये ट्यूमर मैंने बोला कि फुटबॉल का साइज का, फिर तो भाई अपर एब्डोमेन एग्जामिनेशन पे भी हाथ लगा के भी पता चल जाएगा। अगर ट्यूमर का साइज फुटबॉल का बड़ा है तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। लेकिन अगर इतना छोटा ट्यूमर है कि रूटीन सीटी स्कैन या एमआरआई पे ना आए, जैसे मैंने अभी दिखाया कि बिल्कुल एक जैसे पेन के हेड के साइज का, तब भी हम उसको पकड़ पाएँ, तो देयरफॉर जो स्पेशल स्कैन करा जाता है, ये सिर्फ आप सुन लेना, मतलब आपको एग्जाम में चाहे ना पूछे, लेकिन ये स्कैन बड़ा कॉमन सा है, दैट इज अ पेट सीटी। पहले तो हम सिर्फ पेट स्कैन करते थे, सीटी स्कैन करते थे। अब जो टेक्नोलॉजी उसमें पेट और सीटी को कंबाइन कर दिया गया है, तो वो गैलियम 68 डोटाटेट, ये तो खैर ये तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सो गैलियम 68 डोटाटेट पेट सीटी स्कैन इज द बेस्ट वे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल ट्यूमर्स। अगर आपको गैलियम 60 डोटाटेट याद नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जितने भी छोटे ट्यूमर्स होते हैं, इतने छोटे कि एमआरआई पे, सीटी स्कैन पे ना आए, उनके लिए जो स्कैन करा जाता है वो पेट सीटी है। ये एक एडवांसमेंट है, बिकॉज पहले सिर्फ पेट स्कैन आता था, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता था। अभी दोनों को कंबाइन कर दिया सॉफ्टवेयर में, तो पेट सीटी से हम ज़्यादा एक्यूरेटली जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो पहले मिस हो जाते थे और डायग्नोसिस में दिक्कत होती थी, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बेसिस पे हमने ये भी देखा कि जरूरी नहीं है कि ट्यूमर सिर्फ एड्रिनल मेडुला से ही स्टार्ट करे। जैसे मैंने लिखा कि अभी जो लोकेशन ऑफ ट्यूमर है वो तो मेडुला है, लेकिन कई बार वो एड्रिनल मेडुला के बाहर भी हो सकता है। अगर एड्रिनल मेडुला के बाहर होगा तो कहाँ होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये ट्यूमर एड्रिनल मेडुला के अंदर ना होके उसके बाहर प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव टर्म यूज करी जाती है उसको बोलते हैं पैरागैंग्लियोमा।
पैरागैंग्लियोमा भी क्या बनाते हैं? तो आपका आंसर होगा कैटेकोलमीन्स बनाते हैं। कौन सा कैटेकोलमीन ज़्यादा बनाते हैं? तो नॉरएपिनेफ्रिन बनाते हैं। तो मेन मुद्दा जो था वो आपको समझाना ये था, चाहे फेयोक्रोमोसाइटोमा लिखा हो, चाहे पैरागैंग्लियोमा लिखा हो, बात एक ही है, दोनों एक ही ट्यूमर है, लेकिन दोनों की लोकेशन अलग-अलग होने की वजह से उसने उनका नाम अलग-अलग दे रखा है। आई रिपीट अगेन, पैरागैंग्लियोमा मेनली क्या बनाता है? आप बोलोगे कैटेकोलमीन, वो बोलेगा कौन सा कैटेकोलमीन? आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड नॉरएपिनेफ्रिन। सो फेयोक्रोमोसाइटोमा और पैरागैंग्लियोमा एक ही बात है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक एड्रेनल मेडुला में होता है और एक एड्रेनल मेडुला के बाहर। तो एड्रेनल मेडुला के बाहर कहाँ पे होता है? तो जो हमारे स्पाइन के साथ जो वर्टिब्रा होते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ में चल रहे होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो ये जो ट्यूमर है ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर ओरिजिनेट कर सकता है। मेन पॉइंट है, वो आपसे सिंपैथेटिक गैंग्लिया नहीं पूछेगा, वो पैरागैंग्लियोमा पूछ लेगा कि भाई ये बनाता क्या है, तब कैटेकोलमीन्स बनाता है। सिर्फ वो ये देखना चाहता है कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि पैरागैंग्लियोमा इज ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर फेयोक्रोमोसाइटोमा। बट मैंने टेक्निकल डिफरेंस बताया कि नॉर्मली तो जैसे एक ही बीमारी के दो नाम होते हैं, तो मैं सीधा बता देता हूँ ना आपको, जैसे मैंने कार्डियोलॉजी में बताया कि जी 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एक ही बात होती है। तो वहाँ तो हो गया एक ही बात होती है, मतलब 3rd डिग्री बोलो या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि बात तो ट्यूमर की है कि वो मतलब ट्यूमर बनाएगा सेम थिंग, लेकिन लोकेशन वाइज एक थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आई थॉट यू शुड बी नोइंग। जो मैंने इस स्लाइड पे डिटेल्स बताई है एक्स्ट्रा, वो है एक तो पेट सीटी स्कैन का कि छोटे ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरा मैंने बताया कि अगर ट्यूमर जो है वो ग्लैंड से हटके एड्रेनल ग्लैंड मेडुला के बाहर है, क्योंकि नॉर्मल इंप्रेशन तो यही होता है ना भाई, फेयोक्रोमोसाइटोमा इज इनसाइड द एड्रेनल मेडुला, लेकिन मैंने बोला एक्स्ट्रा एड्रेनल लोकेशन पॉसिबल है। फिर आता है सवाल कि जी बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है? तो गाइस दोनों हो सकता है। जब मैं दोनों बोलता हूँ तो स्टूडेंट्स की करी होती है, सर एक ही पेशेंट में बिनाइन भी और मैलिग्नेंट भी? नो नो, ऐसे नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके हमने 100 केस देखे एक साल में, तो 90% जो केस होंगे वो बिनाइन होते हैं और 10% केस मैलिग्नेंट होते हैं। सो द मैसेज इज कि फेयोक्रोमोसाइटोमा नाम पढ़ के लगता है कि ये बिनाइन ट्यूमर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 90% केसेस इसके बिनाइन है, सिर्फ 90%, 10% केसेस मैलिग्नेंट भी होते हैं। अब पेशेंट या केस हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा? तो नर्सिंग असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निमोनिक याद करना है, जिसका नाम PhD होता है, क्योंकि इस पेशेंट की बॉडी में कैटेकोलामीन्स की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है। तो कैटेकोलामीन्स एक्सेस की वजह से बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट में होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे नॉर्मल से ज़्यादा। इसकी वजह से इसकी हार्ट रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी, और क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगी तो ये चेयर पे बैठा हुआ है, इसकी हार्ट रेट हो रही है 130 140। तो पेशेंट कह रहा है कि सर मुझे ऐसा महसूस होता है एज इफ माय हार्ट इज पाउंडिंग इन माय चेस्ट। तो या तो फ्लटरिंग सेंसेशन इन द चेस्ट लिखा होगा, पाउंडिंग सेंसेशन इन द चेस्ट लिखा होगा, या फिर सिंपल लिख देगा पैल्पिटेशंस। उसके बाद में क्योंकि कैटेकोलामिन्स की मात्रा ज़्यादा है, तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं ब्लड वेसल्स में, उनका स्टिमुलेशन होगा। अगर अल्फा 1 का स्टिमुलेशन होगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। ब्लड वेसल्स जब सिकुड़ जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हाइपरटेंशन होगा। उस हाइपरटेंशन की वजह से, उसे तो नहीं पता हाइपरटेंशन, वो कह रहे हैं सर मेरे को हमेशा सिर दर्द रहता है, मुझे लगता है मेरे ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, बट मैं फिर भी आपके पास चेकअप के लिए आया हूँ। और जब मैंने उसका इवैल्यूएशन किया तो मैंने देखा कि इसका तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही बढ़ा हुआ है। और इसका जब मैं बीपी चेक करूँगा तो इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ा हुआ होगा। उसके बाद में सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन की वजह से इन पेशेंट्स को स्वेटिंग या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कि जैसे एयर कंडीशनर चल रहा हो तब तो पसीना सूख जाता है। इस पेशेंट में मतलब ये कैजुअलिटी में इकलौता ऐसा पेशेंट होगा, बाकी जितने लोग हैं, पेशेंट्स भी, डॉक्टर्स भी, नर्सेज, सारे लोगों का स्वेटिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस पेशेंट को एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ स्वेटिंग इन थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो रही है। तो देयरफॉर वर्ड यूज होगा डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस का मतलब है कि देयर इज एक्सटेंसिव स्वेटिंग ड्यू टू सिम्पैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन। ये PhD के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता है जो भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पेशेंट में जब कैटेकोलामीन्स रिलीज होंगे तो होगा क्या कि बीपी एकदम से स्पाइक मारेगा, एकदम से ब्लड प्रेशर का स्पाइक होगा। खासकर ये पेशेंट जब कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के टाइम पे या एक्सरसाइज करने के टाइम पे इन पेशेंट्स में कैटेकोलामीन्स का लेवल एकदम से स्पाइक कर जाता है। इसलिए MCQ में लिखा हो सकता है पेरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन। तो पेरोक्सिस्मल मतलब एकदम से बीपी का स्पाइक मिलेगा और फिर कैटेकोलामीन्स का लेवल धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। इनफैक्ट जो जितने भी हॉर्मोन्स आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हो ना, उन सारे के सारे हॉर्मोन्स में से
ऐसा हार्मोन जिसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है। नॉर एपिनेफ्रिन जो है, जितने भी हार्मोन्स आप एंडोक्राइन में पढ़ते हो, चाहे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, वेदर यू रीड अबाउट थायरॉक्सिन, वेदर रीड अबाउट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आउट ऑफ ऑल द हार्मोन्स दैट यू स्टडी इन ह्यूमन बॉडी, जो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है वो नॉर एपिनेफ्रिन की होती है। उसको जानना इस वजह से ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने बोला क्योंकि इसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है। सो उसकी जो इंपॉर्टेंस है जानने की वो ये है कि ये जो बीपी बढ़ेगा ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बढ़ेगा, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा जब कैटेकोलामिन्स रिलीज होंगे तो पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन। तभी नर्सिंग इंटरवेंशंस में देखना, आप मैं आप डिस्क्राइब भी करूंगा कि हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि भाई सडन पोजिशनल चेंजेस नहीं करने। वो पोजिशनल चेंजेस क्यों नहीं करने, उसका एक रीजन है, मैंने बोला कि बीपी एकदम से इन पेशेंट्स का बढ़ जाता है, सो पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन। तो उनको बोलते हैं कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पेट पे जोर पड़े, क्योंकि अगर पेट पे जोर पड़ेगा तो ट्यूमर दबेगा तो उससे कैटेकोलामिन ज़्यादा रिलीज होंगे, तो इसलिए इन पेशेंट्स का बीपी के स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। प्लस नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और क्योंकि कैटेकोलामिन्स भी ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। जी हाँ, कौन कौन से हार्मोन्स ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं तो उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। शुगर को, जो ये मैंने डायबिटीज़ में बताया हुआ है, शुगर को बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो है ग्लूकागॉन, जो कि इंसुलिन का उल्टा है। लेकिन ग्लूकागॉन के सिवा इवन कॉर्टिसोल ब्लड शुगर को बढ़ाता है, तभी तो कुशिंग सिंड्रोम में हम पढ़ रहे थे कि भी ब्लड शुगर बढ़ी हुई थी। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन भी ब्लड शुगर को बढ़ाता है, और इवन कैटेकोलामीन्स भी ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं। तो मैंने 4 हार्मोन्स आपको बताए जो कि ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं। इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि सपोज मैं बोलूँ किसी पेशेंट को ट्यूमर है जिसका नाम है ग्लूकेगोनोमा, मतलब अल्फा सेल्स का ट्यूमर, जैसे बीटा सेल का ट्यूमर इंसुलिनोमा होगा, उसमें इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगी तो ब्लड शुगर कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया। वैसे ही ग्लूकेगोनोमा हो तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। वैसे अगर मैं बोलूँ कॉर्टिसोल बढ़ गया तो कॉर्टिसोल बढ़ने वाले डिजीज़ को बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। वैसे ही अगर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो डिजीज़ को बोलते हैं एक्रोमेगाली। और अगर कैटेकोलामिन्स की मात्रा बढ़ जाए तो जो डिजीज़ अभी पढ़ रहे हैं दैट इज़ फेयोक्रोमोसाइटोमा। तो बेसिकली मैंने आपको एमसीक्यू वाइज वो सारी कंडीशंस यहाँ पर बताई हैं जो कि कोई निमोनिक नहीं, लॉजिक से बताया है कि भाई ग्लूकेगोनोमा, ग्लूकागॉन क्योंकि शुगर को बढ़ाता है, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली और फेयोक्रोमोसाइटोमा वो बीमारियां हैं जिनमें ब्लड शुगर आपको बढ़ी हुई मिल सकती है। तो आप सरप्राइज नहीं होना कि वो फेयोक्रोमोसाइटोमा के एमसीक्यू में फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू जानबूझ के 100 से 125 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है 130 140 दे दे, मोर देन 126 फास्टिंग वैल्यू, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस का कट ऑफ है। वो डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब, क्योंकि वो वैल्यू लिख देगा 140 150 160 कुछ भी वैल्यू लिखे या 100 से 125 के बीच में लिखे, वो जानबूझ के वैल्यू लिख रहा है कि वो चाहता है कि आप सोचो कि पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। लेकिन मैंने बोला कि डायबिटीज़ मेलाइटस में तो ये सारे सिम्टम नहीं होते ना। डायबिटीज़ में तो पैल्पिटेशंस, हेडेक, एक्सटेंसिव स्वेटिंग, सडन स्पाइक्स ऑफ ब्लड प्रेशर और बाकी जो एस्पेक्ट्स बोले वो नहीं मिलते। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, सपोज आपको ये सब कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो एक और पॉइंट जो कि आपको बहुत इजीली डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा वो है कि सेम पेशेंट में लेट स्टेज में जाके इन पेशेंट्स में बीपी रैदर कम होना शुरू हो जाता है। यस गाइज, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टार्टिंग में तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में जाके इन पेशेंट्स में बीपी आपको कम मिलता है। तो खासकर जब ये पेशेंट्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे मतलब जैसे कि लेटा हुआ था, लेट के उठ के खड़ा हुआ तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, चक्कर आ जाएगा और गिर भी सकता है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन, या पोस्चरल हाइपोटेंशन की जगह पे वर्ड लिख देता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो वेन एवर यू रीड दिस टर्म ना, पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब बीपी सुपाइन से स्टैंडिंग में जाने में चेंजेस आ रहे हैं, वो फेयोक्रोमोसाइटोमा में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट डायबिटीज़ के पेशेंट्स में तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी से भी पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी से भी पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। लेकिन आज मैंने पढ़ा है कि फेयोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट्स में स्टार्टिंग में जब डायग्नोसिस होगा तब बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। सेम पेशेंट में अब से 6 महीने, 1 साल या उससे लेटर स्टेज पे आपको हाइपोटेंशन मिलती है। इसका कोई और पैरेलल है ही नहीं गाइज। ऐसा कोई एंडोक्राइन बीमारी और कोई है ही नहीं है जिसमें हाइपर भी मिलता है स्टार्टिंग में और फिर हाइपो मिलता है। दिस इज द एक्सक्लूसिव ऐसी कंडीशन, इसलिए क्वेश्चन में पिकअप करना आसान है। और अगर आप ये बाकी सारी चीज़ें ना भी याद रखें तो अगर आप सिर्फ पीएचडी याद कर लें, दैट इज़ वन, और दूसरा याद कर लें कि इसमें ब्लड शुगर की वैल्यू जानबूझ के बढ़ी हुई दी हुई हो सकती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि भाई शुगर तो इन सारे के सारी कंडीशंस में बढ़ सकती है। तो यू आर सॉर्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई रिपीट अगेन, शुगर की वैल्यू बढ़े हुए से वो ये वो आपको मिसगाइड करना चाहता है टुवर्ड्स डायबिटीज मेलाइटस, लेकिन बाकी सारे जो पीएचडी के फीचर्स हैं दे हेल्प यू इन कमिंग बैक ऑन ट्रैक की फेयोक्रोमोसाइटोमा की बात कर रहा है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस देख लेते हो, तो हमने इस पेशेंट का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। फिर डाइटरी एडवाइजेस हैं, भाई उसको बोलेंगे कि आपको जैसे कोक हो गई,
है ना, कोला उसमें कैफ़ीन होता है, चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। सॉल्ट रिच फूड, स्मोकिंग तो ख़ैर देखो हार्ट डिज़ीज़ भी इंक्रीज़ करती है, वैसे ही बीपी बढ़ा हुआ है इसका। सॉल्ट रिच फूड, टायरामिन रिच फूड्स, अब टायरामिन रिच फूड्स जो हैं, वो उसमें मेनली जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो आते हैं जैसे कि चीज़ और रेड वाइन। तो हमारे देश में तो देखो मतलब रेड वाइन इतने लोग ऐसे नहीं पिएँगे, रेड वाइन या चीज़, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बार एनक्लेक्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चीज़ और रेड वाइन में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है टायरामाइन, और ये जब मेटाबोलाइज़ होता है बॉडी में तो ये बीपी का स्पाइक बढ़ाता है। तो खासकर उन लोगों को जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जैसे वो ब्लू चीज़ आती है, अलग-अलग वैरायटी की चीज़ नहीं होती जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वो चीज़ और रेड वाइन के कंज़म्पशन से बीपी की वैल्यू इन पेशेंट्स में इंक्रीज़ होगी। फिर उनको मतलब एडवाइस करना है कि सडन चेंज ऑफ पोज़ीशन, वो 2 रीज़न्स की वजह से सडन चेंज ऑफ पोज़ीशन, स्टार्टिंग में तो जैसे पेट पे ज़ोर पड़ेगा तो ट्यूमर दबेगा तो उसकी वजह से कैटेकोलामाइन्स रिलीज़ होंगे, एक तो वो, और लेटर स्टेज में तो वैसे भी इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है ना। मैंने बोला लेटर स्टेज में दिक्कत क्या है, जब भी ये पेशेंट अपनी पोज़ीशन चेंज करता है फ्रॉम सुपाइन टू स्टैंडिंग, तो इस पेशेंट में ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है। आपको मैंने ये डेफ़िनेशन पहले बताई हुई है, लेकिन फिर से हाइलाइट करना चाहता हूँ कि ऑर्थोस्टैटिक या पोस्टल हाइपोटेंशन कब बोलते हैं, अगर चेंज ऑफ पोजीशन पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 20 मिलीमीटर से ज़्यादा कम हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 10 मिलीमीटर से ज़्यादा कम हो जाए, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द ब्लड प्रेशर वैल्यू बिटवीन मोर देन 20 एंड 10 मिलीमीटर मर्करी, तब हम उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। फिर इन पेशेंट्स के प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इनका बीपी बढ़ा हुआ है तो एनेस्थीसिया वाले तो क्लीयरेंस ही नहीं देंगे ऑपरेशन के लिए, तो सर्जरी से पहले इन पेशेंट्स को क्या दवाई स्टार्ट करी जाए ताकि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो, वो इस पर्टिकुलर स्लाइड का, जो अभी स्लाइड आपको दिखाई जा रही है, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो कि आपसे पूछी जा सकती है कि इन पेशेंट्स में क्या दवाई देके हम इन पर्सन का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर पाएंगे बिफोर सर्जरी, क्योंकि वरना एनेस्थीसिया वालों की क्लियरेंस नहीं मिलेगी। यहाँ पे हाइपरटेंशन के इलाज के लिए आपने ABCD आंसर नहीं करना है। जी हाँ, ABCD आंसर नहीं करना है। एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक, इस टाइप की दवाइयाँ आंसर नहीं करनी है। आपने क्या आंसर करना है, आपने जो दवाई बोलनी है दैट इज़ फिनॉक्सीबेंजामीन। ये एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, और इस नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को या नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को यूज़ करके हम प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में इनको ट्रेमर्स की भी शिकायत है, और ट्रेमर्स के साथ-साथ में इनको पैल्पिटेशंस भी रहते हैं। जो ट्रेमर्स होते हैं वो मसल्स में बीटा 2 की एक्टिविटी से होते हैं, क्योंकि कैटेकोलामिन बढ़े हुए हैं तो बीटा 2 का ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा, इसलिए हाथ में ट्रेमर आएगा। और पैल्पिटेशन इसलिए आएँगे क्योंकि हार्ट में जो रिसेप्टर होता है वो बीटा 1 है, तो क्योंकि बीटा 2 इन द मसल्स का भी स्टिमुलेशन हो रहा है और बीटा 1 इन द हार्ट का भी स्टिमुलेशन हो रहा है, इसलिए इसको फाइन ट्रेमर्स ऑफ फिंगर्स और पैल्पिटेशंस प्रेज़ेंट हैं। अब मुझे अगर इस पेशेंट का इलाज करना है, तो मुझे एक ऐसी दवाई देनी है जो बीटा 2 और बीटा 1 दोनों को ब्लॉक कर दे, तो मैं एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, वो नॉन सिलेक्टिव इसलिए कि वो दोनों एक्शन को कंट्रोल कर लेगा। बीटा 1 मैंने बोला हार्ट में है, बीटा 2 जो है मसल्स में है, अब दोनों को ब्लॉक कर दो तो ना तो पैल्पिटेशन होंगे, ना ही पर्सन को ट्रेमर्स होंगे। तो जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इन पेशेंट्स में यूज़ करा जाएगा उसका नाम है प्रोप्रानोलॉल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम द नर्सिंग इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव, आपने एज अ नर्सिंग अफसर इंश्योर करना है कंप्लायंस विद दिस मेडिसिन, कि उसने ये दोनों दवाइयाँ टाइम से खाई हैं या नहीं खाई हैं, और उनको ये भी सिखाना होता है पेशेंट को कि भाई सुबह उठते ही जब भी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब आप जागते हो, सबसे पहले आप हाइपरटेंशन की दवाई खा लो। ये बेसिक प्री रिक्विजिट है कि पहले, क्योंकि बीपी वैसे भी सुबह के टाइम पे बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली भी ना हमारी ह्यूमन बॉडी में वेज़ोकंस्ट्रिक्शन सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है। अगर आपका और मेरा बीपी चेक किया जाए ना, तो हमारा बीपी कांस्टेंट नहीं होता। जब हम सो रहे होते हैं तो बीपी कम होना शुरू हो जाता है, और जब हम सुबह उठते हैं और फिर काम पे जा रहे होते हैं तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन क्योंकि सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है। मैंने बोला सुबह 6 बजे के बाद में जब हम जाग रहे होते हैं, काम के लिए जा रहे होते हैं, तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन बॉडी में बढ़ती जाती है। तो नॉर्मल आदमी का भी बीपी जो है वो दोपहर की तरफ जैसे-जैसे हम जाते हैं तो बढ़ना शुरू होता है। तो उसको वो बताना है कि भई सुबह-सुबह उठते ही, क्योंकि अगर बीपी बढ़ेगा तो इसको ब्रेन हैमरेज भी हो सकती है। तो मैं नहीं रिस्क चाहता कि उसको हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो जाए, ब्रेन हैमरेज हो जाए। उसको बोलेंगे भैया सुबह उठते ही पहले आपने अल्फा ब्लॉकर, उसको दवाइयाँ मंगा के ना पत्ते पे आपने समझाना होता है कि दवाई के ऊपर, पत्ते के ऊपर लिख देते हैं कि ये सुबह उठते ही खानी है, और दूसरी जो दवाई है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट खानी है। तो ये पेशेंट को, क्योंकि अगर आप सीधा बोलोगे ना कि भाई सुबह खानी है, तो पेशेंट को तो समझ में नहीं आया कौन सी खानी है, तो आपने समझाना है उसको कि भाई एक तो सुबह उठते ही खा लेना,
जैसे ही सुबह उठे, ब्रश व्रश किया, अपना चाय कॉफ़ी जो भी पी रहे हो, वैसे तो उसको आप चाय कॉफ़ी अवॉइड करते हैं, बट जैसे मॉर्निंग में लोग पीपल इन इंडिया यूजुअली हैव इट, तो उसको बोलेंगे भाई सुबह उठते ही जब भी आपको मौका लगे, 1 घूँट पानी के साथ में ये दवाई खा लीजिए एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट आप बीटा ब्लॉकर खा लेंगे तो पूरा दिन आपका ठीक निकल जाएगा। लेकिन मेन इलाज तो सर्जरी है, क्योंकि ट्यूमर का साइज़ तो बढ़ता जाएगा। भाई कितनी दवाई खिला लोगे? हर दवाई की एक डोज़ लिमिट, एक लिमिट होती है ना कि कितनी मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हो। तो अल्टीमेटली तो इन पेशेंट्स में आपने सर्जरी करवानी है। प्लस इन पेशेंट्स में ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर इसकी हमने कंट्रोल नहीं किया तो कैटेकोलामीन बढ़ते रहेंगे, और कैटेकोलामीन्स के बढ़ने से ब्लड शुगर भी बढ़ती है। मैं स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूँ, कैटेकोलामीन्स व्हेनेवर दे राइज इन ह्यूमन बॉडी दे कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। मतलब इन पेशेंट्स की ब्लड शुगर फास्टिंग वाली भी बढ़ी हुई आ सकती है और इवन 2 घंटे बाद वाली बढ़ी हुई आ सकती है। सो इसको डायबिटीज़ मेलिटस नहीं है, इसके पैंक्रियाज में कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंसुलिन बिल्कुल ठीक प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन का रिसेप्टर बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट हालत में काम कर रहा है। लेकिन एक और हार्मोन जो बढ़ा हुआ कैटेकोलामिन्स, उसकी वजह से इसकी शुगर इंक्रीज्ड है। प्लस इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपको इंक्रीज मिलनी है, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई जब वो मेडिसिन लेगा, जब आप इसको दवाई लिखोगे तो मेडिकेशन से अगर वो रेगुलरली लेगा तो मेडिकेशन के बेसिस पर, मेडिकेशन भी क्या, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा मत बोलना, एमसीक्यू में बीटा प्लस अल्फा भी लिखा हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा भी लिखा हो सकता है। आपने आंसर करके आना है अल्फा प्लस बीटा इज रिकमेंडेड, क्योंकि पहले तो बीपी कंट्रोल करना है, बाद में ट्रेमर्स वाला। और जो मैंने आगे बोला बीटा प्लस अल्फा, दैट इज द बिग नो, मतलब रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेशन है सुबह उठते पहले आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसका बीपी हम नॉर्मलाइज कर सकें या एज लो एज पॉसिबल, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना। ऐसा कई बार क्या होता है कि जो फिजिशियन है वो अग्रेसिव डोज लिखता है, तो उससे क्या होता है पेशेंट को पोस्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। तो हम इतना चाहते हैं कि भाई जितने में उसको चक्कर ना आए, जितने में वो अनकॉन्शियस ना हो। प्लस वेट मॉनिटरिंग, तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में देखो सभी में यही होता है कि एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में वेट लॉस हो जाता है। सारी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में वेट लॉस होता है। किन किन में वेट बढ़ता है, कौन कौन सी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में वेट बढ़ता है? तो एक तो अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो, हाइपोथायराइडिज्म में आप हमेशा देखते हो कि वेट गेन होता है, ओबेसिटी वाली मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। और मैंने हाइपोथायराइडिज्म को ऑलरेडी अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स डिस्कस किया हुआ है। दूसरी कंडीशन जहाँ पे हम देखते हैं कि वेट सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा होता है वो है कि जब कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड एज कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें मैंने लेमनोस्टिक सपेरस बताया था। तीसरा होता है जहाँ पर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का भी फैट स्पेयरिंग इफेक्ट होता है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में। तो ये कुछ एंडोक्राइन बीमारियां हैं जिनमें पर्सन में हमेशा वेट गेन लिखा हुआ होगा, क्योंकि इस पेशेंट में तो वेट जो है वो लेस होता है। मैंने तो बोला कि मैं चाहता हूँ कि वेट नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि कैटेकोलामिन्स जो अभी हैं वो भी बॉडी में कैटाबॉलिक प्रोसेसेस करा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन पे इसका वेट लेस होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं वेट को नॉर्मलाइज कर पाऊँ, सो दैट मैं एडिक्वेट डाइट रिच इन कैलोरीज एंड विटामिन इसको दूंगा। और जो ट्रीटमेंट है वो है एड्रेनलेक्टमी, क्योंकि कोई भी ट्यूमर है तो उसको निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इनिशियली तो ट्यूमर बहुत छोटा था, तो इवन सीटी एमआरआई नॉर्मल आ रहे थे, बट सब्सिक्वेंटली तो आइडेंटिफाई कर ही पाएंगे। प्लस इन पेशेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्जरी से पहले जो टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पर्सन को फेओक्रोमोसाइटोमा है, तो इनकी यूरिन में क्या आ रहा होगा, तो कैटेकोलामिन्स नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे होंगे। अब वो एमसीक्यू में कैटेकोलामिन ना लिख के क्या लिखेगा, वो लिख देगा फ्रैक्शनेटेड मेटानेफ्रिन। देखो मेटानेफ्रिन जब वर्ड पढ़ते हो ना, नेफ्रिन, तो नेफ्रिन होता है एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन के टूटने से। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के टूटने से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है मेटानेफ्रिन। तो 24 आवर यूरिनरी मेटानेफ्रिन वैल्यूज इस पर्सन की यूरिन में इंक्रीज मिलेंगी। इनफैक्ट इसी मेटानेफ्रिन को हम ब्लड में भी चेक कर सकते हैं। सो प्लाज्मा मेटानेफ्रिन वैल्यूज, मतलब इस पेशेंट में हम 2 टेस्ट करते हैं, एक होता है यूरिन का, दैट इज 24 आवर यूरिनरी मेटानेफ्रिन, दूसरा प्लाज्मा मेटानेफ्रिन लेवल्स, और तीसरा इन पेशेंट्स में हम पेट सीटी स्कैन कर लेंगे। तो अगर ये टेस्ट किए जाए जो मैंने अभी मेंशन किया, तो हमें प्रूफ मिल जाता है कि हाँ जी फेओक्रोमोसाइटोमा, क्योंकि देखो पेट में ट्यूमर है, वो ट्यूमर क्या बना रहा है वो तो यूरिन और ब्लड टेस्ट से पता चलता है। जो इसका मेन इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, एंडोक्रोलॉजी में जितने भी कंडीशंस होती हैं सभी का इन्वेस्टिगेशन चॉइस तो ब्लड टेस्ट ही होता है ना भाई। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, वैसे यहाँ पे हम कैटेकोलामिन्स को चेक करेंगे। वो कैटेकोलामिन तो लिखेगा नहीं क्योंकि ईजी हो जाएगा आपके लिए, तो लिख देगा मेटानेफ्रिन लेवल्स इन द प्लाज्मा आर एलिवेटेड इन केसेस ऑफ फेओक्रोमोसाइटोमा। और मेन जो आपका रोल है एज अ नर्सिंग अफसर वो ये है कि भाई इसकी ये दवाई वाला जो एस्पेक्ट मैंने बताया ना कि पहले अल्फा फिर बीटा, ये पेशेंट अगर उल्टा करेगा ना उसका बीपी शूट अप कर जाएगा।
मैंने बोला अगर मरीज़ ने उल्टा किया तो ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है क्योंकि बीटा से वेज़ोडाइलेशन होती है। अगर आप इसको बीटा ब्लॉकर पहले खिला दोगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने अभी बोला, इसको तो ख़ैर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ समझने वाला कांसेप्ट है ये तो। द कांसेप्ट इज़ लाइक दिस कि देखिए हमारी बॉडी में एक अल्फ़ा रिसेप्टर होता है और इसको सिर्फ सुनना है। एक अल्फ़ा रिसेप्टर होता है, एक बीटा रिसेप्टर होता है। अल्फ़ा का काम होता है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, बीटा का काम होता है वेज़ोडाइलेशन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा बीपी कांस्टेंट रहता है। अब जो पेशेंट है हमारा, उसको मैंने जो दवाई लिखी थी वो थी प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल इज़ अ बीटा ब्लॉकर, और क्योंकि मैंने ठीक से समझाया ही नहीं था तो सुबह 6 बजे उठते ही इस फेयोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट ने प्रोप्रानोलॉल खा ली। तो अगर प्रोप्रानोलॉल खा लेगा तो फिर इसका ये जो बीटा वाला एक्शन है ये तो ब्लॉक हो गया, वेज़ोडाइलेशन तो खत्म हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा की एक्टिविटी है, जो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन है वो अनअपोज्ड होगी। मैंने बोला था आपकी मेरी बॉडी में वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, वेज़ोडाइलेशन का बैलेंस रहता है। लेकिन अभी क्या है कि वेज़ोडाइलेशन तो चला गया और वेज़ोकंस्ट्रिक्शन अनअपोज्ड है, तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन अगर बढ़ जाएगी तो बीपी इसका स्पाइक अप कर जाएगा, बीपी इसका शूट अप कर जाएगा और इसकी वजह से उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी हो सकता है। देयरफॉर द लर्निंग पॉइंट फॉर यू गाइस इज कि सुबह उठ के इसको बीटा नहीं खानी। मैं पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, बीटा खाते ही वेज़ोडाइलेशन गई, भाई दोनों में बैलेंस है। अब एक साइड का पलड़ा जो है वो हल्का हो गया कि भाई वेज़ोडाइलेशन तो चलेगी तो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगी, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन से बीपी उसका पहले से ही बीपी बढ़ा था और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इस कुछ अल्फा बीटा के चक्कर में ना भी पड़ो ना, फिर भी देखो मेन दिक्कत क्या है इस पेशेंट की, मेन दिक्कत क्या है, बीपी बढ़ा हुआ है ना। मेन पीएचडी निमानी में ये बोला था ना, सिर दर्द क्यों हो रहा है, हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन के लिए मेन दवाई क्या देनी है इसको, अल्फा ब्लॉकर देनी है। तो आप अल्फा बीटा के चक्कर में पढ़ो ही ना, सिंपली कंसेप्ट याद रखोगे भाई इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले इसका बीपी कंट्रोल करेंगे, बाकी सारी बातें बाद की आ जाती हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का कंप्लायंस आपने इंश्योर कराना है और प्लस थोड़ी डाइटरी एडवाइसेस इसको समझाने ताकि एटलीस्ट इसको सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट मिले। बाकी हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है, तो भाई अगर बीपी इतना बढ़ जाए कि पर्सन को टारगेट ऑर्गन डैमेज हो जाए। टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है ब्रेन को डैमेज हो गया, ब्रेन को डैमेज होता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो गई और ब्रेन में स्वेलिंग हो गई तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। भाई जरूरी नहीं है ना कि जितने भी मरीज आते हैं जिनको बीपी बढ़ता है उनको ब्रेन हैमरेज हो जाए। ऑब्वियसली बीपी बढ़े होने से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, लेकिन बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन में स्वेलिंग भी आ सकती है, दैट इज सेरिब्रल एडिमा, जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, घर वालों को नहीं पहचानेगा। एंड देयरफॉर आप इन पेशेंट्स को मैनेज करोगे तो इनके लिए जो मेन दवाई यूज़ होती है उसका नाम है निकार्डिपिन। जी हाँ, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। आपने निकार्डिपिन आंसर करना है, आपने नीमोडिपिन आंसर नहीं करना। नीमोडिपिन भी एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हो जाए, जिसे बोलते हैं सब अरेक्नोइड हैमरेज, ये जब भी आप ये नाम पढ़ो ना, SAH, जिसको हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड हैमरेज, जो कि बेरी एनोरिज्म के रप्चर से मिलती है। ब्रेन की ब्लड वेसल में मेलफॉर्मेशन होगी, छोटा सा अंगूर के दाने जैसा बेरी एनोरिज्म फट जाएगा, तो उसे बोलते हैं सब अरेक्नोइड हैमरेज। तो सब अरेक्नोइड हैमरेज में इट इज़ नीमोडिपिन। लेकिन हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए नाम क्या है, निकार्डिपिन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक तो आप निफेडिपिन पढ़ते हो सबलिंगुअली, निफेडिपिन के साथ में मैंने बोला नीमोडिपिन और निकार्डिपिन। तो नीमोडिपिन आंसर करना है सबरेक्नोइड हैमरेज में, जिसमें ब्रेन में एक बेरी एनोरिज्म होगा और वो बेरी एनोरिज्म बर्स्ट कर सकता है। मैंने बोला एक अंगूर के दाने जैसा छोटा सा एनोरिज्म है, बर्स्ट कर गया तो उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो गई, तो नीमोडिपिन। लेकिन निकार्डिपिन देते हैं ब्रेन की स्वेलिंग वाली सिचुएशन में। निकार्डिपिन ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरी दवाई जो आप आंसर करते हैं वो है लबीटालॉल। और आपने बहुत बार देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब ये दवाइयाँ हमारे पास नहीं होती है तो हम लैसिक्स भी दे रहे होते हैं, फ्यूरोजेमेड दे रहे होते हैं। लेकिन अभी मैं फ्यूरोजेमेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब फ्यूरोजेमेड इज गिवन लॉट्स ऑफ टाइम, लेकिन आइडली जब भी पेशेंट को ब्रेन में स्वेलिंग है तो निकार्डिपिन, लबीटालॉल या एक और दवाई होती है जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड को जब भी देना होता है ना तो उसका जो ड्रिप होता है, क्योंकि ये दवाई जो होती है लाइट सेंसिटिव होती है, तो उसकी जो ट्यूबिंग होती है उसकी हम ट्यूबिंग को कवर कर देते हैं ताकि लाइट को एक्सपोजर ना हो। तो एनीवे हमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज द लाइट सेंसिटिव ड्रग, सो उसकी ट्यूबिंग को हम कवर कर देते हैं टू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ द ड्रग टू लाइट। एंड अगर इन तीनों को दे रखे हैं और वो बोलता है सिंगल बेस्ट आंसर बताओ कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपका आंसर होगा निकार्डिपिन। क्राइसिस कब बोलेंगे, जब भी पेशेंट को ब्रेन डैमेज हो जाए या फिर हार्ट फेलियर हो जाए। अभी तो खैर हम पढ़ रहे हैं कि फेयोक्रोमोसाइटोमा है, बीपी शूट अप कर गया, तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। इनमें से बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हो सकते हैं ब्रेन स्वेलिंग के साथ में।
सो इसको प्रिवेंट करने का तरीका ही एक है कि अगर ये नौबत हमें प्रिवेंट करनी है तो आपको अल्फा प्लस बीटा वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको अपने इम्प्लीमेंट कराना है ताकि इन पेशेंट्स का बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। सो गाइस दीज आर डिटेल्स विच आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर फॉर दिस टॉपिक। मैंने थोड़ा पहले बेस लाइन डिटेल्स बताई हैं फिजियोलॉजी वाली, फिर हमने नर्सिंग असेसमेंट पढ़ा है। सो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एंडोक्रोलॉजी, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन वाले कॉम्पोनेंट को एग्जामिनर को पूछने का मौका मिल जाता है। सो कीप लर्निंग गाइस एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, यू विल डू ग्रेट इन योर करियर्स। थैंक यू।